हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉइल मैकेनिक का चैप्टर नंबर 2 का ये आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। ठीक है, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम क्या, श्रिंकेज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके अंदर यकीन मानिए अगर आप चैप्टर नंबर 2 से सॉइल मैकेनिक के 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस इसी वीडियो से हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो अपन कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिनकी वैल्यू डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे अपन। कहाँ से पढ़ने वाले हैं? श्रिंकेज रेशियो से। इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है, देखना है। इसकी पीडीएफ आपको आपके सेक्शन पर अपलोड होकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। श्रिंकेज रेशियो, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। बहुत सारे लोग को इसके अंदर डाउट रहता है। ठीक है, तो देखिए कंसिस्टेंसी लिमिट अपन पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट बेसिकली देखी जाती है क्ले की। ठीक है, क्ले का जो बिहेवियर होता है ये वाटर कंटेंट के साथ बदलता रहता है। अलग अलग वाटर कंटेंट पर क्ले का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, इसी को ऑब्जर्व किया अटरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने और उन्होंने क्ले के अंदर प्रेजेंट वाटर कंटेंट के आधार पर, ठीक है, क्ले को 4 पार्ट में विभाजित कर दिया। 4 पार्ट में विभाजित कर दिया। कौन कौन से हैं ये? जैसे पहला आपका लिक्विड कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी के आधार पर। दूसरी आपकी प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी एंड आपका सॉलिड कंसिस्टेंसी। इस तरीके से 4 पार्ट में अटरबर्ग ने क्लासीफाई कर दिया। इसी को अपन अटरबर्ग लिमिट भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ग्राफ के रूप में। इसमें एक्स एक्सिस पर अपन दिखाते हैं वाटर कंटेंट, वाई एक्सिस पर दिखाते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, किस तरीके से वाटर कंटेंट बढ़ने के साथ वॉल्यूम कैसे बढ़ता है वो चीज़ इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं। जब एकदम सॉलिड कंसिस्टेंसी थी, अगर मैं यहाँ पास कहूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 पे खड़ा हुआ हूँ, 2 मिनट इसको समझेंगे फिर आ जाएंगे अपने टॉपिक के अंदर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसी सॉइल जो एकदम ड्राई है, ओवन ड्राई है एकदम प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक भी बूंद वाटर का नहीं है, पूरी तरह से ड्राई सॉइल है। अब जब आप इसके अंदर वाटर कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो कुछ देर तक इसके अंदर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। देखने वॉल्यूम एकदम स्थायी है इसका। ठीक है, ये क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि अभी जो सॉइल के पार्टिकल के बीच जो गैप है, जिसको अपन वर्ड्स बोलते हैं, पानी वहां जा रहा है। ठीक है, तो जब तक वो पूरी तरह से फिल नहीं हो जाएंगे वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो देखिए आपस अगर अपन चलते जाएंगे तो जो WS कंसिस्टेंसी जिसे अपन श्रिंकेज लिमिट कहते हैं, यहाँ तक इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है, एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब इसके सारे वर्ड्स फिल हो चुके हैं पानी से। अब जैसे अगर आप वाटर ऐड करोगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज होना शुरू होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे अपन श्रिंकेज लिमिट से आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब प्लास्टिक लिमिट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पास आपको वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा। ये देखिए वॉल्यूम भी इसका जो है तो इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कुछ इस कदर से बढ़ रहा है वॉल्यूम। जैसे आप प्लास्टिक लिमिट से आगे लिक्विड लिमिट की ओर जाएंगे, वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आगे चलता रहता है। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये किस लिमिट पर, मतलब ये कैसे निकालेंगे सर कि किसी सॉलिड पार्टिकल, किसी सॉइल मास के अंदर कितना ये आपका कितना है, ये WS यानी कि श्रिंकेज लिमिट कितना है आपका। ठीक है, ये आपकी प्लास्टिक लिमिट कितनी है और लिक्विड लिमिट कितनी है, इनकी मात्रा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड लिमिट है कैसे निकालते हैं, इससे अपन पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा कि इसके लिए अपन कैसा ग्रांडे टूल यूज करते हैं, कौन पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं वाटर कंटेंट इसका कि लिक्विड लिमिट एक्चुअली में कितने वाटर कंटेंट पर लिक्विड लिमिट कहेंगे। ठीक है, मतलब सॉइल मास के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे कि वो उसकी लिक्विड लिमिट है। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि दूसरा आपका पॉइंट है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कब कहेंगे? वहाँ पर अपन ने एक टेस्ट किया था कि अपन सॉइल का जो, क्योंकि सॉइल के अंदर प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी आ जाती है बेसिकली। ठीक है, उसको अपन किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, उस गुण को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी आ जाती है तो अपन उसके 3 mm के थ्रेड्स बनाते हैं, धागे बनाते हैं और चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई क्रिम्बल या कोई दरार तो नहीं पड़ रही। तो अपन ऐसे करके प्लास्टिक लिमिट निकाल लेते हैं। दिक्कत है ये श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, WS से डिनोट करते हैं इसे। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट तक आप देखेंगे यहाँ तक वॉल्यूम में अगर अपन इधर की तरफ चलते हैं, मतलब अगर वॉल्यूम, अब अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर को इवोपरेट करवा रहे हैं, तो लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से जब श्रिंकेज लिमिट की तरफ चलते हैं, तो जैसे अपन श्रिंकेज लिमिट पे पहुंचते हैं यहाँ तक तो वॉल्यूम में लगातार कमी हो रही थी। ठीक है, अगर आप वाटर को इवोपरेट करवा रहे थे तो यहाँ तक आपके वॉल्यूम में कमी हो रही थी। ठीक है, सॉइल मास के टोटल। लेकिन जैसे आप श्रिंकेज लिमिट पे पहुंचे, अब यहाँ से वॉल्यूम में कमी नहीं होगी। वही कॉन्सेप्ट है कि अब क्या होगा, अब जो यहाँ से वाटर निकलेगा वो जो उसके अंदर वाइड्स में प्रेजेंट है वो वाला निकलेगा। ठीक है, तो ये श्रिंकेज लिमिट का कौन सा लिमिट है? यहाँ तक मतलब ये है कि जो सॉइल मास है उसके सारे वॉइड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, ना उससे ज़्यादा पानी है ना उससे कम पानी है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसके जो वॉइड्स में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पास आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा दूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं पूरा सॉइल मास है और इसके अंदर कुछ कुछ सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ इसके अंदर मान लेता हूँ ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में डेफिनेटली कुछ वॉइड्स होंगे ही होंगे। ठीक है, आपने 3 फेज डायग्राम समझ रखा है सॉइल का,
तो उसके अंदर आपने देखा कि बीच में क्या होता है, वाइट्स होते हैं, और वाइट्स में आपके मान लेता हूँ क्या, वाटर भरी हुई है। तो जब ये फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन मतलब फुल्ली पानी भरा हुआ है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ये आपकी श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना पानी है उसके वाइट्स के अंदर। ठीक है, वो मतलब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे कि अगर यहाँ से आप इवोपरेट करवाते हो तो जो है तो ये वाटर इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास आपके सामने दिया हुआ है, ये एक सॉइल मास है। ठीक है, एक सॉइल मास है जो नेचुरल कंडीशन में आपको इस तरीके से मिला हुआ है। ओके, इस तरह से आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं ओवन ड्राई में, और इसको ओवन ड्राई करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ओवन ड्राई करना शुरू करते हैं। ठीक है, ओवन में ले जा करके गर्म करना शुरू करते हैं, पानी इसका इवोपरेट होगा। जैसे ही इवोपरेशन शुरू होता है, इसका सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, नेचुरल से जो सॉइल है उसको लेकर के आए और इवोपरेट करना शुरू कर दिया सीधा सा, तो इसके सारे पानी जो है इवोपरेट हो जाएगा, सारा वाटर निकल जाएगा, और कैसी सॉइल बन जाएगी आपकी, ड्राई सॉइल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, ड्राई सॉइल बन जाएगी। ठीक है, मतलब अब इसके अंदर वर्ड्स में केवल सॉइल मास प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर केवल सॉइल मास है, और वर्ड्स में केवल अब एयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो नेचुरल सॉइल होती है ना, जनरली लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में ही मिलती है। मतलब जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, या तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के लगभग बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से इधर की तरफ जा रहे थे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ से लिक्विड लिमिट से इधर की तरफ जा रहे थे, तो बीच में हमको श्रिंकेज लिमिट पड़ा होगा ना रास्ते में, नहीं समझे। देखो हम लोग कहाँ पे, नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पे हम लोग ना, यहाँ पे, और जब हम लोग जाएंगे किधर की तरफ, इधर की तरफ, भैया हम गर्म कर रहे हैं ना इसको, तो पानी इवापोरेशन हो रहा है, मतलब अपन लोग यहाँ पे जा रहे हैं जीरो वाटर कंटेंट पे, है ना, यहाँ पे ड्राई सॉइल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे अपन बढ़ते जाएंगे तो रास्ते में ये हमको कहीं ना कहीं पे श्रिंकेज लिमिट तो मिला होगा ना। ठीक है, ये श्रिंकेज लिमिट तो पड़ा होगा कहीं ना कहीं पे, है ना। तो ऐसे ही अपन देख रहे थे, जब अपन इसको ड्राई कर रहे थे, इधर की तरफ जा रहे थे, तो बीच में क्या पड़ गया आपका, श्रिंकेज लिमिट, जहां से कि उसके वॉल्यूम में रिडक्शन बंद हो गया होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन आप इसे कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, आप तो ओवन ड्राई के अंदर छोड़ दियो। ठीक है, सॉइल मास को ओवन ड्राई के अंदर रख दिए, अब आप निकल लिए। ठीक है, अब देखे थोड़ी बैठ रहे हो कि कहाँ पर कितना सॉइल कम हो रहा है, मास कितना बढ़ रहा है। तो क्या करते हैं अपन, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब ये मान लेता हूँ सॉइल मास, ठीक है, जब ये सॉइल मास, ये मैंने माना है, जस्ट ये क्या मैंने माना हुआ है, ये एक्चुअल में हमारे सामने एक तो ये प्रेजेंट है, एक तो ये प्रेजेंट है, ये हम जैसे अपने हिसाब से इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान के बना रहे हैं। तो मान लेता हूँ कि ऐसा कोई सॉइल मास होगा श्रिंकेज लिमिट पर। ठीक है, कुछ ऐसा होगा श्रिंकेज लिमिट पर जिसमें सॉलिड होगा और उसमें प्रेजेंट ऐसा वाटर कंटेंट होगा। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या मान लिया अपन ने, VD मान लिया है। तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो गया होगा, अगर इसका वॉल्यूम VD है, टोटल आपका V1 है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम है, जो जहाँ पे वाटर था जो इवोपरेट होने की वजह से कम हुआ है, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका V1 माइनस का VD। सही बात है, V1 माइनस का VD, ये तो वॉल्यूम हो गया, इतना वॉल्यूम हो गया। अगर मेरे को इसका वेट के टर्म में देखना है तो इसमें क्या कर दूँ भैया, वॉल्यूम को अगर मेरे को वेट में कन्वर्ट करना है तो इसमें मैं गामा W को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब यूनिट वेट का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या आ गया, इवोपरेट हो गया, मतलब वो वाटर का वेट आ गया जो इवोपरेट हो चुका है। ठीक है, जो वाटर इवोपरेट हो चुका है उसका वेट आ जाएगा। मतलब V1 माइनस V2 इंटू अगर मैं गामा W कर दूँ तो ये उस वाटर का वेट है जो ऑलरेडी इवोपरेट हो चुका है। ठीक है, जो ऑलरेडी इवोपरेट हो चुका है, ये वाला पार्ट निकल गया। लेकिन मेरी नीड क्या है, मेरी जरूरत केवल ये वाला वाटर कंटेंट फाइंड करना है, ये वाला, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला वाटर कंटेंट मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो इसको निकालने का जुगाड़ क्या है, टोटल वेट कितना है इसका, W1 है। टोटल वेट कितना है इसका, W1 है। अगर मैं W1 में से, ठीक है, W1 में से किसको माइनस कर दूं, ये वाला वाटर कंटेंट माइनस कर दूं जो इवोपरेट हो चुका है, जो कितना है, जो है V1 माइनस का VD, ठीक है, इंटू का गामा W, इसको मैं माइनस कर दूं। ठीक है, तो अब क्या बचा, टोटल वेट में से ये वाला पार्ट माइनस हो गया, तो टोटल क्या बचा आपका, ये वाला वाटर बचा है और ये वाला सॉलिड बचा है। तो मुझे तो केवल क्या चाहिए, ये वाला वाटर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले सॉलिड को भी माइनस कर देता हूँ। तो इसका ये वाला सॉलिड का वेट कितना है, WS होगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड, तो इसको ये मेरे को पता है क्योंकि ड्राई सॉइल है ना, ड्राई सॉइल के अंदर भी यही वाला वेट है, तो मुझको ये पता है, ये चीज़ें पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से WS माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और इस विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, जब अपन लोग क्या निकालते हैं, श्रिंकेज लिमिट निकाल रहे हैं ना, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। तो ये तो टोटल क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर हो गया ना, और विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड मतलब WS, ये होती है आपकी श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन श्रिंकेज लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट तो अपन ने कैसे कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट मेथड उनकी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप श्रिंकेज लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग को इसमें डाउट रहता है, सर ये श्रिंकेज लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग को डाउट रहता है। तो अब यहाँ तक आई थिंक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड। अब चलेंगे अपन किसके, अगला पॉइंट हमारा श्रिंकेज रेशियो की तरफ। ठीक है,
श्रिंकेज रेशियो की तरफ। क्या होता है श्रिंकेज रेशियो? इट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज, ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज expressed as percentage of dry volume to corresponding charge in water content above the shrinkage limit expressed as a percentage of weight of oven dried soil। मोटा मोटा समझाऊँ मैं क्या है? कुल मिला के ये कहना चाहता है कि टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वाटर कंटेंट एबव श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से ऊपर जितना वाटर कंटेंट, ये जो वाटर कंटेंट इवापोरेट हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जितना जिसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये जो इवापोरेट हुआ है इसका नीचे रखना है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये निकालना है कि टोटल कितना वॉल्यूम इसका डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये होती है आपकी श्रिंकेज रेशियो। ओके, तो देख रहे हो टोटल कितना, टोटल वॉल्यूम आपका V1 था, माइनस कर देंगे अपन VD मतलब ये डिक्रीज हुआ ना, देखो VD तो क्या है, ये वाला पार्ट VD आपका, ये VD आपका है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो डिक्रीज कितना हुआ V1 माइनस VD कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यही कम हुआ ना, ये वाला पार्ट आपका कम हुआ है, तो V1 माइनस VD विथ रिस्पेक्ट टू किसके, VD के, परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला ना, क्या बोला यहाँ पे, इट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ठीक है, तो V1 माइनस VD आउट ऑफ VD इंटू परसेंटेज में हो गया। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, अ परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड, यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग टू चार्ज इन वाटर कंटेंट एबव श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट एबव श्रिंकेज लिमिट, माने श्रिंकेज लिमिट से ऊपर कितना वाटर कंटेंट इवोपरेट हो गया, ठीक है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखो ये वाला टोटल क्या है, W1 है, टोटल वेट कितना है इसका, W1 है। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि टोटल वाटर का वेट अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाले वेट, ये टोटल वाटर का वेट, ठीक है, टोटल वाटर का वेट कितना मान लेते हैं अपन, टोटल वाटर का वेट अपन अगर मान लेते हैं W1, ठीक है, क्या मान लेते हैं अपन, W1। इसको अपन जनरली ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है, रुको, इसको अपन जनरली ऐसे भी दिखा देते हैं। टोटल वेट कितना है, टोटल वेट सॉइल का W1 है, ठीक है, उसमें से अगर अपन WS माइनस कर दें, WS माइनस कर दे तो क्या बचा भाई साहब, ये देखो ना, टोटल वेट कितना है, टोटल वेट W1 है, तो ये तो पूरे में से किसको माइनस करें, WS को, तो ये पूरा वाला पार्ट नीचे माइनस हो गया, ये पूरा वाटर बच के ऊपर वाला, ठीक है, पूरा वाला वाटर बच के ऊपर वाला, तो W1 माइनस का WS, ये वही चीज़ होती है, W1 माइनस का WS, ठीक है, W1 माइनस का WS। ओके, तो चूंकि हमको तो निकालना कौन सा वाला वाटर था, ये वाला वाटर था ना, ये वाला वाटर हमको चाहिए था। अच्छा, सॉरी, ओके, अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ पे इसको W2 कर देते हैं, ठीक है, इसका जो वेट है ना, ये वाले पूरे वाटर का वेट कितना है, W2 कितना मान लेते हैं, ये पूरे वेट किसका क्या W1 है, दूसरा वाला हो गया ना, तो इसका मान लेते हैं W2 है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला सिंपल आपके सामने है, इसका टोटल वेट कितना है आपका, W2 है, ठीक है, इसका टोटल वेट कितना है, W2 है, ऐसा मानो, ये वाला जो टोटल वेट है इसका कितना है, W2 है। तो अगर इसका वेट W2 है, आपका पहले वाले का वेट W1 है, W1 में से W2 माइनस करिएगा, ठीक है, तो क्या बचा आपका, ये वाला जो इवापोरेट हो गया यही बचेगा ना, टोटल वेट में से ये वाला पूरा माइनस हो गया, तो इतना बचा, ये वाला बचा ना, ये वाला जो भी है W1 माइनस W2 बचा, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका श्रिंकेज रेशियो हो जाएगा। जो इवापोरेट हो गया बेसिकली उसको लेना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो इसको, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू चार्ज इन वाटर कंटेंट एबव द श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, एबव द श्रिंकेज लिमिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ द ओवन ड्राइंग, ठीक है, तो ये वाला आपको हो गया, तो ये आंसर होता है, ये होता है आपका श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्या होती है, जस्ट सेकेंड, हाँ, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ठीक है, एक टॉपिक और है यहाँ पे जिसको आपको याद रखना है, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ठीक है। ये क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ये होता है आपका V1 माइनस का VD, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू VD इंटू का 100, ठीक है, V1 माइनस VD इंटू VD आउट ऑफ VD इंटू का 100, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। इसको भी डायरेक्टली आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। देखो सॉइल मैकेनिक के अंदर ये चीज़ तो आपका हमेशा डाउट में रहा होगा, आई थिंक अब आज से कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, अब इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या है पहला, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, पहला क्या है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये इससे डिनोट करते हैं अपन IP से, ये होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, ये क्या होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। निगेटिव वैल्यू ऑफ IP रिपोर्टेड एज 0, जो निगेटिव वैल्यू होती है IP की, अगर कहीं पर आपको IP की वैल्यू निगेटिव दिख जाए तो उसको आपको निगेटिव नहीं लेना है, क्या ले लेना है एज
जीरो ले लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती है, जो जीरो ही मानते हैं, क्योंकि कभी कभी देखो निगेटिव कब होगी, सोचो आप, लिक्विड लिमिट निगेटिव, सॉरी प्लास्टिक लिमिट निगेटिव कब होगा, जब WP की वैल्यू माने प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है तो इससे ज़्यादा होगी, कभी पॉसिबल है प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाए? नहीं, इक्वल हो सकता है, सैंड वगैरह केस में इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा नहीं हो सकता इन द सेंस निगेटिव नहीं होगा, मतलब उसको अपन जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसकी वैल्यू अपन निगेटिव वैल्यू क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। देखो प्लास्टिसिटी जो होता है ना, प्लास्टिसिटी ड्यू टू किसके कारण आती है, क्ले मिनरल्स के कारण, ठीक है। सॉइल में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, उसके कारण सॉइल में क्या आती है, आपकी प्लास्टिसिटी आती है, ओके। अब ये क्ले मिनरल्स कौन कौन से हैं, इसको अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर ही है इसका, क्ले मिनरल्स का एक चैप्टर ही है, उसके अंदर इसे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो क्या होता है आपका, ये क्योल्डिनाइट होता है, इलाइट होता है और मोंटमोरिलोनाइट होता है। ये बेसिकली 3 प्रकार के क्ले मिनरल्स होते हैं जो क्ले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के कारण आपका सॉइल के अंदर, ठीक है, प्लास्टिसिटी आती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 मिनरल्स होते हैं, ओके। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपको याद रखनी है, IP फॉर सैंड, सैंड की जो IP होती है क्या होती है, जीरो होती है। सैंड के अंदर बिल्कुल प्लास्टिसिटी नहीं होती है, ठीक है, जीरो होती है एकदम। तो इसकी जो IP की वैल्यू होती है क्या होती है, आपकी जीरो होती है। इसीलिए अपन सैंड को नॉन प्लास्टिक सॉइल भी बोलते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल भी बोलते हैं, किसी प्रकार की प्लास्टिसिटी नहीं प्रेजेंट होती है। अगली बात करता हूँ, अगर मैं सिल्ट की बात करूँ अगर, तो सिल्ट की जो IP होती है ये होती है 10 से लेकर के 15 के बीच में, ठीक है। और क्ले की कितनी होती है, 15 से लेकर के 100 के बीच में, ठीक है, 15 से लेकर के 100 के बीच में, ओके। तो इनकी वैल्यू को आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट हमारे सामने इंडेक्स है, ठीक है, एक टेबल है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, VIP है ये, ठीक। जितने भी टेबल मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे एक तरफ क्या दिया है, IP दिया है, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेस पर कैसी कंसिस्टेंसी होगी सॉइल की, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टेबल, ठीक है। तो अगर मान लेता हूँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, तो जो कंसिस्टेंसी होगी सॉइल की वो कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक होगी, कैसी होगी आपकी, नॉन प्लास्टिक होगी। और अगर 0 से लेकर के 7 के बीच में है, ठीक है, IP की वैल्यू 0 से लेकर 7 में है, तो जो कंसिस्टेंसी सॉइल की वो कैसी होगी, लो प्लास्टिक। 7 से लेकर के 17 के बीच में तो मीडियम प्लास्टिक, एंड 17 से अगर अधिक है तो आपकी हाईली प्लास्टिक कहलाएगी, ठीक है, हाईली प्लास्टिक कहलाएगी। तो आप देख सकते हो जनरली जो क्ले होता है अपना 15 से 100 के बीच में होता है, तो किस रेंज में आता है अपना, ये जनरली आपका हाईली प्लास्टिक अगर 15 से 17 को क्रॉस करता है तो इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है, किसके कारण, क्योंकि बहुत सारे क्ले मिनरल प्रेजेंट होते हैं क्ले के अंदर, ठीक है। ये आपका मोंटमोरिलोनाइट, ये मोंटमोरिलोनाइट आप जानते हो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, ठीक है। अगला इंडेक्स है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, डिनोट करेंगे इसको IC से, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस WN, WN का मतलब होता है नेचुरल वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट में से नेचुरल वाटर कंटेंट को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे IP से, IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको अगर दूसरे फॉर्मेट के अंदर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, क्योंकि IP बराबर क्या होता है आपका, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पास अपन ने लिख दी है, लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये सारे इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। WN के आपका नेचुरल वाटर कंटेंट, WL लिक्विड लिमिट और WP आपकी प्लास्टिक लिमिट होती है। अगली बात करते हैं अपन किसकी, लिक्विड लिमिट की, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी इंडेक्स की, किसकी, लिक्विडिटी इंडेक्स की। बेसिकली इसको IL से डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, IL से डिनोट करते हैं। और IL बराबर क्या होता है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट आउट ऑफ IP बोले तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, आउट ऑफ IP। तो नेचुरल वाटर कभी कभी आपको IP PI के फॉर्म पे भी दिखेगा, दोनों सेम चीज़ें, या तो IP बोलो या PI बोलो, दोनों का मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही होता है, ठीक है। तो नेचुरल वाटर कंटेंट में से लिक्विड प्लास्टिक लिमिट माइनस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर इसको अपन इस फॉर्म पे लिखें, ठीक है, मतलब IP की वैल्यू पुट कर दें, तो नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये होती है आपकी लिक्विडिटी इंडेक्स। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल बने तो भी बना सकते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू दी रहे और पूछ लेता है यहाँ से। तो लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इसके बेस पर एक टेबल है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक तरफ आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स दिया हुआ है, बीच में आपको लिक्विडिटी इंडेक्स दिया हुआ है, और आपको कंसिस्टेंसी पूछ रहा है सॉइल की कि कैसी होगी, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। इसको बताना है आपको क्या होगा, देखिए पहली चीज तो क्या दी है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 से अधिक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 से अधिक है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स आपका क्या होगा, 0 से अधिक होगा, ठीक है, 0 के आसपास होगा आपका। तो ये जो आपकी वैल्यू जो आपकी कंसिस्टेंसी होगी सॉइल की, वो कैसी होगी, वेरी स्टिफ होगी, बहुत ज़्यादा टाइट होगा, ठीक है, वेरी स्टिफ होगी वो, ओके।
इसके बाद देखिएगा, अगर 1 से लेकर के 0.75 तक है कंसिस्टेंसी और ये आपका 0 से लेकर के 0.25 तक है, तो आपका कैसा होगा, सॉइल स्टिफ होगा। देन 0.75 से लेकर के 0.5 तक है और ये आपका 0.25 से लेकर के 0.5 तक है, तो ये आपका मीडियम स्टिफ होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ये 0 से कम है, ये 0 से ज़्यादा है, ठीक है, 0 के आसपास है। और ये देखिए ये 1 से लेकर 0.75 तक, तो ये 0.0 से लेकर 0.25 तक, मतलब ये अभी बढ़ने वाला है, ये आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जनरली इनके बीच रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का क्या है, देखो दोनों का रिलेशन, दोनों का इक्वल के, दोनों का सम क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है। दोनों का सम क्या आपका 1 है, तो अगर इनको ये बैलेंस करके चलना है, तो अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ेगा तो लिक्विडिटी इंडेक्स डाउन होगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके एक ही होना है ना, दोनों का इक्वल क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप दोनों को अगर ऐड करोगे तो एक ही आएगा, तो कभी आप जैसे आईसी डाउन होगा वैसे आपका लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल जो है तो दोनों का सम जो है तो इक्वल, दोनों का सम जो है तो एक होता है, ठीक है। तो 0.75 से लेकर के 0.5 तक आपका अगर कंसिस्टेंट इंडेक्स है और 0.25 से लेकर 0.5 तक, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका मीडियम, जो कंसिस्टेंसी होगी वो मीडियम स्टिफ होगी। दूसरी वैल्यू आप याद रखिएगा 0.5 से लेकर के 0.25 तक, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी, 0.5 से लेकर 0.75 तक, तो आपका कैसा होगा, सॉइल सॉफ्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 0.25 से लेकर के 0 तक, अगर ऐसा कंसिस्टेंसी है और ये इतनी बढ़ जाएगी 0.75 से 1 तक, ये आपका वेरी सॉफ्ट, सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और अगर ये 0 के इक्वल हो गया ना कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, और आपका जो ये 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू, ठीक है, सॉलिड, तो आपका जो है तो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, क्या जाएगा, लिक्विड बहने लग जाएगी आपकी सॉइल, ठीक है। तो ये आपको कंसिस्टेंसी है, इनकी याद रखनी, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्ले इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो जो क्ले का कैरेक्टराइज करते हैं अपन, क्ले कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, किसके बेस पे करते हैं अपन, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बेस पे, ठीक है। और जो अपन सैंड को कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे करते हैं, डेंसिटी इंडेक्स के बेस पे, कैसे करते हैं, डेंसिटी इंडेक्स के बेस में। दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, टफनेस इंडेक्स, ठीक है। अगला क्या आपका, टफनेस इंडेक्स, डिनोट करते हैं इसको IT से, और ये क्या होता है आपका, प्लास्टिसिटी इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो इंडेक्स। क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है, IP आउट ऑफ IF। देखो टफनेस क्या दिखाता है, बेसिकली शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को जो है तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक, इंडिकेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल इट रेंजेज फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। जो मोस्ट वैल्यू होती है सॉइल की, टफनेस इंडेक्स की डिफरेंट टाइप के सॉइल्स के लिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉइल बोलूँ तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 3 के बीच में रेफर करती है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पास नोट कर लीजिए, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पास नोट कर लीजिए, अगर मान लेते हैं कि अगर IT की वैल्यू, ठीक है, अगर IT की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, मतलब 1 से कम हो जाए, मतलब टफनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए, तो सॉइल बहुत फ्रीबल हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, फ्रीबल। फ्रीबल बोले तो ऐसे आप चुटकियों में दबा सकते हो उसको, मसल सकते हो, इतनी मुलायम हो जाएगी, स्ट्रेंथ उसकी बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है, अगर 1 से कम हो गई है तो, ठीक है। तो अगर बात करता हूँ क्लेई सॉइल की, तो जनरली अगर क्लेई सॉइल की बात करूँ मैं ना, क्लेई सॉइल की अगर बात करता हूँ तो क्लेई की जनरली 1 से लेकर के 3 के बीच में ही बिलोंग करती है, ठीक है, 1 से लेकर के 3 के बीच में, वो 1 से कम नहीं होती। पर कुछ ऐसी सॉइल है जिनका 1 से भी कम हो जाता है, तो जनरली अपन जो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू है वो जो मानते कहाँ से, 0 से लेकर के 3 तक, अलग अलग सॉइल्स के लिए, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे, डायरेक्ट इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट डिफिनीशन भी जो पूछी जाती है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस देखिए, सबसे पहले है आपका थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, देखो ये एक प्रकार का सॉइल का ही कैरेक्टर है, ठीक है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑन रीमोल्डिंग कैन बी रिगेन्ड इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। होता ही है ना, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे कहीं पे साइट है, मान लेता हूँ, ठीक है, कहीं पे साइट है, आप गए यहाँ से और आपने क्या किया, यहाँ से कुछ सॉइल को पिक कर लिया, कुछ सॉइल का सैंपल ले लिया। तो जब सॉइल आपकी यहाँ पे थी, मान लीजिए आपने यहाँ से इतना वाला पार्ट आपने निकाला है, तो जब आप यहाँ पे जो सॉइल थी इस वाले पार्ट में पूरी तरह से सेट थी, ठीक है, इसके पार्टिकल अच्छे तरीके से, ठीक है, इसके पार्टिकल अच्छे तरीके से सेट थे, इनके बीच अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ थी, चाहे वो आपकी इंटरलॉकिंग के कारण स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, चाहे वो कोहेजन के कारण स्ट्रेंथ थी, ठीक है। जब यहाँ पे थी तो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर गुण थे जिसके कारण उस सॉइल की कुछ कुछ स्ट्रेंथ थी। पर जैसे आपने इसको एक्सकवेट करके यहाँ से निकाला, एक तो पार्टिकल के बीच जो कोहेजन था वो कुछ डिस्टर्ब हो गया, दूसरा पार्टिकल के बीच जो इंटरलॉकिंग वो कम हो गई, जिसके कारण इस सॉइल की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, खत्म बोले तो डाउन हो गई, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं,
ठीक है। जब आपने इसको निकाला तो ये अलग अलग होगी, ठीक है। बट अगर आप ये चाहे तो कुछ टाइम तक इसको यहाँ से निकालना, चूंकि अब जब इसको आपने निकाला यहाँ से तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन अगर आप इसको वापस, ठीक है, निकाल करके आप इसको क्या करो, अलग अलग बिखेर दो, ठीक है। बिखेरने के बाद उसको फिर से रीमोल्ड कर दो। कैसे कर दो, रीमोल्ड कर दो, ठीक है। उसको रीमोल्ड करके और कुछ टाइम तक छोड़ दो, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम तक छोड़ दो। रीमोल्ड इन द सेंस उसको फिर से उसी फॉर्मेट में जैसा यहाँ पे था, उसकी जैसी कंडीशन थी, जैसे स्ट्रेस लग रहे थे यहाँ पे चारों तरफ से, ठीक है, वैसी कंडीशन पे रीमोल्ड करके उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो। तो जो स्ट्रेंथ पहले थी, ठीक है, जैसे कि नेचुरल कंडीशन पे, वही स्ट्रेंथ सॉइल पुनः गेन कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को अपन थिक्सोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। मतलब सॉइल को अगर आप रिमोल्ड करके वापस कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो सॉइल पुनः वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, थिक्सोट्रॉपी कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, क्या कहलाती है आपकी, थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी सेंसिटिविटी। दूसरी क्या आपकी, सेंसिटिविटी। देखिए, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड ऑन रिमोल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय सेंसिटिविटी। मैंने बताया ना क्या कि जब आप इसको निकालोगे एक्सकवेट करके तो कुछ ये सॉइल डिस्टर्ब हो गई है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है तो कम हो गई। डिस्टर्ब इन द सेंस ये होता है ना कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें कुछ कमी हो गई। अब डिस्टर्ब स्ट्रेंथ में कमी कैसे हुई होगी, दिमाग लगाओ। इंटरलॉकिंग टूट गई, कोहेजन कम हो गया, तो ये कुछ डिस्टर्ब हो गई सॉइल, अपनी जगह से इधर उधर पार्टिकल हिल गए उसके, ठीक है। तो जो डिस्टर्ब हुआ इसको मेजर किस में करते हैं, कितना डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन सेंसिटिविटी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंसिटिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज मेनली ऑब्जर्व इन क्लेई सॉइल। किसके अंदर देखते हैं जनरली, ये क्लेई सॉइल के अंदर अपन चेक करते हैं सेंसिटिविटी को, ठीक है। तो कितना डिस्टर्ब हो गई, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ही क्या कहलाता है आपका, सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं अपन एसटी से। किससे डिनोट करते हैं, एसटी से, ठीक है। और ये क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का, जो नेचुरल कंडीशन पे है उसकी कितनी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। दूसरा आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सैंपल। एक बार आपने उसको नेचुरल स्टेट पर उसकी स्ट्रेंथ मेजर कर ली, दूसरा रिमोल्ड करके कर ली, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका सेंसिटिविटी कहलाएगा। देखो कभी ये इसकी वैल्यू जनरली, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको रिमोल्ड कर दिया तो हो सकता है आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया हो रिमोल्डिंग में, तो जो रियल में नेचुरल कंडीशन पे जो स्ट्रेंथ रही हो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो डिपेंड करता है कैसे आपने उसको किया हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली एक से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा और कम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेंसिटिविटी, ओके। ये आपकी सेंसिटिविटी होती है। अब इसकी कुछ वैल्यू आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ओके। इसकी कुछ वैल्यूज है, अगर एसटी की वैल्यू कितनी है तो किस प्रकार का क्लासिफिकेशन होगा। देखो अगर एसटी माने सेंसिटिविटी जो है सॉइल की, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो सॉइल आपकी कैसी है, इनसेंसिटिव सॉइल है। कैसी है, इनसेंसिटिव, जैसे ग्रेवल है, सैंड है, ठीक है। इनसेंसिटिव का मतलब होता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ग्रेवल सैंड को, ठीक है, निकालो छोड़ो, 1 इनकी वैल्यू रहती है जनरली। बात करता हूँ 2 और 4, इनकी वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में होती है, नॉर्मल सेंसिटिव कहलाते हैं। नॉर्मल सेंसिटिव है, ठीक है, थोड़ी बहुत सेंसिटिव है, थोड़े बहुत फर्क पड़ा है। अभी 2 से 4 कब आएगी, देखो यहाँ पे नेचुरल कंडीशन पे जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इन द सेंस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि नेचुरल कंडीशन पे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी एज कम्पेयर टू रीमोल्डिंग, ये ना मतलब हुआ इसका, ठीक है। मतलब रीमोल्डिंग में आप उतनी स्ट्रेंथ अचीव्ड नहीं कर पाए हैं जितना कि आपका ओरिजिनल जो है तो ग्राउंड नेचुरल कंडीशन पे थी, ठीक है, उतना आप स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाए, तो जाकर के इस एसटी की वैल्यू 1 को क्रॉस करेगी, ठीक है। अदरवाइज 1 से कम होगी, ठीक है। 1 से कम है इसका मतलब रिमोल्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। 1 से कम मतलब रिमोल्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे एसटी की वैल्यू जो है तो 1 के बराबर है, मतलब जितना वहाँ पे था उतना ही यहीं पे है। ये ग्रेवल सैंड के केस में होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपकी, दूसरा है आपका 2 से 4। अगर 2 से 4 तो नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल होती है आपकी, ठीक है, नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल है। अगर 4 से लेकर के 8 के बीच में है तो सेंसिटिव सॉइल होती है, ठीक है, ये आपकी सेंसिटिव सॉइल है। 8 से 16 के बीच में है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। 16 से अधिक हो गया तो आपका अनस्टेबल हो जाती है सॉइल, फिर निकालोगे अलग अलग हो जाएगी, अनस्टेबल कहते हैं, मतलब अगर 16 से भी ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, 16 से भी ज़्यादा हो जाए तो। 8 से 16 के बीच में तो आपको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल होती है, ठीक है। तो सारा टेबल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। सारी वैल्यूज बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये होती है आपकी सेंसिटिविटी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं किसकी, एक्टिविटी नंबर की, ठीक है। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या होता है, एज पर स्कैम्पटन वॉल्यूम, ठीक है, एज पर स्कैम्पटन वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज फंक्शन ऑफ IP एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, ठीक है।
देखो क्या होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है क्ले मिनरल्स, बहुत सारे क्ले मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, क्योलिनाइट, ऐसे बहुत सारे जो है तो क्या होते हैं क्ले मिनरल्स होते हैं, जिनके कारण उसके वॉल्यूम में चेंज आता रहता है। जैसे वाटर, जैसे आप ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करो, उसके अंदर आप जैसे ही पानी पड़ा उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। वाटर जहाँ इवोपरेट हुआ श्रिंकेज हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। तो इसको मेजर किस में करते हैं, इसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्वेलिंग और श्रिंकेज हो रही है ना सॉइल के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्टिविटी नंबर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिविटी नंबर से, जिसे डिनोट करते हैं अपन AC से, ठीक है, ये आपका एक्टिविटी नंबर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है आपका फंक्शन ऑफ IP बोले तो क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये किसका फंक्शन है, आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज क्ले पार्टिकल, इसका फंक्शन होता है। तो कितना स्वेलिंग और श्रिंकेज जो सॉइल का बिहेवियर है उसको मेजर करते हैं एक्टिविटी नंबर से, ठीक है, उसको दिखाते हैं किसमें, एक्टिविटी नंबर से। ये क्या होता है, IP विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज क्ले पार्टिकल। ओके, अब समझिएगा यहाँ पे एक जो AC की वैल्यू होती है, माने एक्टिविटी जो नंबर होता है, अगर ये 0.75 से कम है, क्या है 0.75 से अगर कम है, तो सॉइल को क्या बोलते हैं कि सॉइल आपकी इनएक्टिव है, ठीक है, सॉइल कैसी है आपकी, इनएक्टिव है, ठीक है। अगर ये 0.75 से लेकर के और 1.25 के बीच में है, कैसा है, 0.75 से लेकर के 1.25 के बीच में, तो सॉइल आपकी नॉर्मल एक्टिव है, कैसी है, नॉर्मल एक्टिव है। और अगर AC की वैल्यू, मैंने एक्टिविटी नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है, तो सॉइल को कहते हैं भैया ये एक्टिव सॉइल है, ठीक है, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम चेंज अच्छा खासा देखा जाएगा, ठीक है। आपको एक मैं बता देता हूँ जिसका उदाहरण दिया था अपन ने, ठीक है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, इसका जो एक्टिविटी नंबर होता है 0.9 से लेकर के 7.2 तक होता है, मतलब समझ रहे हैं कितना ज़्यादा एक्टिव है ये, ठीक है, कितना ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, 0.9 से लेकर के 7.2 तक होता है, ठीक है, ये इसका एक्टिविटी नंबर है। तो तीनों वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी नंबर से बार बार घूम घूम के आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। 0.75 से कम है तो सॉइल सॉइल को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव है। 0.75 से 1.25 तक है तो नॉर्मल एक्टिव है। 1.25 से ज़्यादा है तो एक्टिव है। ये तीनों वैल्यू याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें जो रह गई थी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। अगर किसी भी चैप्टर में और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, उसे अपन क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये आज से 2 चैप्टर, आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, सॉइल मैकेनिक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अब कंटिन्यू करेंगे हम कौन सा, थर्ड चैप्टर, ठीक है, जहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, इस सॉइल को क्या नाम दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पर आप सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इसे पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन इसके लगा लीजिए, कोई भी डाउट आता है देन आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। जो लोग वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं द सिविल पॉइंट का ऐप, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, और हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप निर्णय बैच, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।